चलो पढ़ते हैं। हाँ, लास्ट टाइम पे हम लोग कहाँ थे ये बताओ। अच्छा, वेव पढ़ रहे थे। हाँ, ये वेव पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे हम लोग वेव पढ़ रहे थे। चलो ठीक, लास्ट टाइम हमने वेव पढ़ी थी और वेव के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि वेव ट्रांसलेशनल, लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव, साउंड वेव के टाइप्स बताए थे, इंफ्रासोनिक, ऑडियो वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और उसके क्या क्या जरूरतें हैं, मतलब क्या क्या उसके काम हैं, ये सारे की बात हमने लास्ट टाइम पे करी थी, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, वेव के बाद में हम अगले पढ़ते हैं। देखो, वेव मैंने तुमसे कहा था, सबसे पहले न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने एक नियम दे दिया था वेव का। उन्होंने कहा B इक्वल टू अंडर रूट गामा B इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो, ठीक है। लास्ट टाइम पे जो क्लास में हम पढ़े थे, तो न्यूटन ने एक नियम दिया। न्यूटन बोले, क्योंकि देखो हर चीज में पता है, हर चीज में न्यूटन आगे आ जाते थे, ठीक है। तो न्यूटन आगे आ गए। न्यूटन बोले जैसे ही साउंड की बात हुई, जैसे ही साउंड की स्पीड की बात हुई, तो न्यूटन आगे आ गए। और न्यूटन क्या बोले कि जो साउंड की जो स्पीड होती है उसका फार्मूला तो अंडर रूट P अपॉन रो है, ये न्यूटन बोले। जब इसको सॉल्व किया गया, जब साइंटिस्टों ने इसको सॉल्व किया कहीं पर भी, तो जो आंसर देखा गया, तो इससे तो आंसर आया सिर्फ और सिर्फ 280 मीटर पर सेकंड। जब प्रैक्टिकल किया गया तो देखा गया कि अरे ये तो गलत है, इसके अनुसार तो क्या है, गलत है। फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, लाप्लास। और लाप्लास साइंटिस्ट बोले जो वेलोसिटी है, लाप्लास साइंटिस्ट बोले जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला होता है वो अंडर रूट गामा P अपॉन रो, ठीक है, अंडर रूट गामा P अपॉन। देखो, जब इसको सॉल्व किया गया तो लगभग 330 या 340 ऐसे तुम्हारा आंसर आया, 331 आया, ठीक है। जो लगभग फिर बाद में ये बोला गया कि यही तुम्हारी स्पीड ऑफ साउंड है, जो हम लोग बोलते हैं, जो उसकी जो स्पीड है, फिर वो बोला गया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तुम्हारी यही है। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना बोला गया, 331 मीटर पर सेकंड। जहां गामा बराबर क्या हो लिया गया एयर के लिए 1.4 या फिर एयर के लिए क्या लिया गया 7/5, जो कि किसकी होती है, डाई एटॉमिक गैस। जितनी भी डाई एटॉमिक गैस है, O2, H2, N2, डाई एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो डाई की कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। उसके लिए जो गामा की वैल्यू लेगी वो तुम्हारी 1.4 लेगी, ठीक है, 1.4। सबसे ज्यादा गामा किसके लिए होता है, बता मुरली, किसकी गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, उसके लिए होती है, कौन सी गैस के लिए, इनर्ट गैस के लिए, हैं, इनर्ट गैस के लिए। इनर्ट तो इसमें है ही नहीं, इनर्ट तो हमें पढ़ाई नहीं पड़ी, मोनो एटॉमिक की। और सबसे कम किसकी होती है, पॉली एटॉमिक की, पॉली एटॉमिक, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पे तुम्हें बताया था मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.66 या 1.6, सर डाया एटॉमिक के लिए 1.4।
और पॉली एटॉमिक के लिए 1. ठीक है, तो मोनो के लिए सबसे ज्यादा थी। तो यहाँ पर जो लिया गया था, यहाँ पर जो वेलोसिटी ली गई थी, ये किसके लिए फार्मूला आया था? गैस के लिए। किसके लिए आया था? गैस के लिए। वाटर के लिए क्या था? बल्क मॉडुलस वाला, बल्क मॉडुलस वाला फार्मूला था। और वायर के लिए कौन सा था? यंग मॉडुलस वाला। ठीक है, यंग मॉडुलस वाला फार्मूला, जहां पर √/ρ था और वहां पर b/ρ था। एक फार्मूला और था b + 4/3 ईटा, जहां पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी होगी। ठीक है, उसके लिए फार्मूला अलग अलग था। अब देखो अलग अलग फार्मूला देखो इन सब के लिए। अब जरा सोचना, सर अभी मैंने जो b बराबर बताया था, b बराबर √γp अपॉन, ये फार्मूला बताया था √γp/ρ। ठीक है, अब ये पूरी रो बताया मुझे बताओ b एवरेज का फार्मूला क्या था? मैंने b एवरेज दिखाया था। ठीक है, b एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर गैस में। बताओ b एवरेज का फार्मूला क्या था? b एवरेज का √3RT/m। ठीक है, ये कह रहे हैं √3RT/m बताया था। 8RT। ठीक है, m क्या होता है तुम्हारा? मोलर मास। अब देखना, मैंने इसके अंदर ही जब मैंने इसे सॉल्व किया था तुम्हें, तो RT/m की जगह मैंने क्या रखा था बेटा? p/, तो मैं यहाँ पर भी चाहूँ तो p/ρ की जगह क्या रख सकता हूँ? RT/m। यानी कि मेरा फार्मूला हो जाएगा √γ/RT/m। क्या है? मोलर मास। ठीक है, m उस गैस का क्या है? मोलर मास है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके अकॉर्डिंग तो ये, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किसी भी गैसेस के लिए। किसके लिए है? गैस के लिए, गैस के लिए। ठीक है, गैस के लिए। तो अब देखो, उसके बाद हम लोग अगले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है, जैसे अभी हम लोग देखें इस समय ह्यूमिडिटी ज्यादा है। जब हम लोग गर्मियों में जाते हैं, कहाँ है? गर्मियों में जो होती है वो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि ये शुष्कपन होता है। ठीक है, मौसम में शुष्कपन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर गर्मी होती है तो शुष्कपन कम हो जाता है। इस समय जो ह्यूमिडिटी है वो क्या है? ज्यादा है। इस समय ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और तुम देखोगे हर तरफ क्या है? नमी है, नमी रहती है ठंडों के दिनों में। तो सबसे पहले द डेंसिटी ऑफ मोस्ट एयर मिक्स्ड विद वाटर या फिर वेपर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई। ठीक है, इट इज क्लियर ऑफ द फार्मूला द स्पीड ऑफ साउंड इज मोस्ट एयर इज स्लाइटली ग्रेटर देन इन ड्राई एयर। ठीक है, अब तुम खुद समझो, अगर कोई चीज ड्राई हो गई तो उसका वजन कम हो जाएगा, मतलब डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। ड्राई का मतलब क्या है? डेंसिटी कम। और वैसे भी तुम समझो ड्राई होगी यानी कि टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, नहीं आप ये डेंसिटी के मतलब से समझो। वैसे एक बात देखो, मैंने तुम्हें साउंड के लिए एक चीज बताई कि साउंड सबसे ज्यादा उसमें होता है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे मैंने तुमसे कहा था बच्चों गैस के बाद में कहा था वाटर। ठीक है, ये लिक्विड कह दो और फिर क्या कह दिया? सॉलिड। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो किसके अंदर होती है? सॉलिड के अंदर। ठीक है, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। अब तुम दो चीजें ले ले, एक तुमने ड्राई एयर ले लिया, ठीक है, और एक हमने ले लिया, एक ड्राई एयर ले ली और एक हमने ले ली जो हमारी एयर है वो मॉइस्चर है, उसमें क्या है? मॉइस्चर। तो तुमसे पूछा गया है बताओ साउंड की स्पीड कहाँ ज्यादा होगी? जहां मॉइस्चर है, जहां पर क्या है? मॉइस्चर। तो वही इसमें कहा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन मोस्ट एयर इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट इन ड्राई एयर। ठीक है,
मेरे पास में अगर ड्राई एयर है उसके कंपेयर में जो 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 वैसी है जहां पर नमी ज्यादा है, ठीक है, वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा। यानी कि गर्मियों में क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड कम होती है, इस समय वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ये बोला गया था। ये मैंने पीडीएफ भेज दी थी तुम लोगों को, ये नहीं भेजी थी, उसने भेजी तो दी एक दो, एक भी नहीं भेजी थी उसने, दो भेजी थी, अच्छा ये नहीं भेजी थी, बाकी भेज दी थी। चलो अब देखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो एक बात समझो तुम लोग, तुमने देखा होगा रिलेट आया है, आज कौन सा काम मिल गया तुझे? ट्रैफिक, तेरे भी व्हीकल और ट्रैफिक रहता है। एक बात सोचो बेटा, अगर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज, वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यही कहा गया इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। Sound wave of different frequency travel with the same speed in air, but their wavelength in air are different, ठीक है। हम लोगों ने उसके जैसे मान लो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स तो उन्हें पढ़ी होगी, उसमें क्या है, एक वेव आए और दूसरी वेव यहाँ पर निकल जाए, तो वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या रहने वाली है, सेम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, एनर्जी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी को हम लोग क्या रखते हैं, कंजर्व रखते हैं। एनर्जी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी तभी कम होगी जब तुम्हारी एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी किसी प्रकार से कमी आएगी एनर्जी में, ठीक है। एनर्जी में किसी प्रकार से कमी आएगी तभी हमारे लोगों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होती है। अब देखो ये मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि बीआरएमएस का फार्मूला क्या होता है। बीआरएमएस का फार्मूला होता है √3RT अपॉन या फिर √3 अपॉन रो। एक ही बात थी, एक ही बात। अब मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड बताया एयर के अंदर, जो क्या है √γ-RT अपॉन सर RT अपॉन m को क्या लिख दिया, P अपॉन। अब इन दोनों का रिलेशन देखो, इन दोनों का रिलेशन अगर मैं BRMS अपॉन B साउंड करूं, BRMS अपॉन B साउंड, बताओ BRMS का फार्मूला क्या है, 3RT अपॉन, और बेटा ये हो जाएगा √γ-RT अपॉन, ये मैंने अभी बताया था तुम्हें, γ-RT/m अभी बताया था। अब देखो बेटा RTM कट गया, तो मेरे पास में जो BRMS अपॉन B साउंड आया वो आया √3 अपॉन गामा, √3 अपॉन। बेटा अंडर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर को अगर तुम लिखना चाहो, अगर नहीं लिखो तो हटाओ, क्या जरूरी है मुझे बताओ। गामा का मान हमेशा 2 से छोटा होता है भाई, अधिकतम गामा का मान अभी तुम बोले किसका होता है, मोनो का, और मोनो का कितना होता है 1.6। तो जाहिर सी बात है सर 3 से तो छोटा ही है, अरे 2 से भी क्या है छोटा। तो अगर तुम किसी संख्या की छोटी से भाग दोगे, ये वैल्यू ग्रेटर देन बनाएगी, ये वैल्यू क्या आएगी बेटा। अगर मैं यहाँ पर 1.6 से भाग करूं, मान लो मेरे पास में मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब हो गया 1.66 या 1.67, इससे भाग दूंगा तब भी ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 1 का मतलब है ऊपर वैल्यू ज्यादा नीचे वैल्यू कम। तो इसका मतलब बेटा BRMS ज्यादा होगा और B साउंड क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, जो वेलोसिटी ऑफ BRMS की जो वेलोसिटी होती है वो B साउंड के कंपेयर में क्या होती है, कम। B साउंड की क्या होती है, कम। ज्यादा किसकी होती है, BRMS। अब BRMS तुमको पता है क्या है, BRMS क्या था, मेरे पास में एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन गैस के मॉलिक्यूल्स की एक की वेलोसिटी B1, दूसरे की B2, तीसरे की B3, ऐसे वेलोसिटी हैं। और तो उन वेलोसिटी का क्या है, अंडर रूट करो
अंडर रूट करने के बाद में b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, b3 का स्क्वायर, ऐसे करते जाओ, बटे क्या कर दो n। तो जो मेरे यहाँ पर मेरे पास में आता था उसको ही हम लोग BRMS बोलते थे। अरे यही तो था। तो ये जो BRMS, अगर तुमसे कहा जाए तुम्हारे पास में साउंड है, ठीक है, साउंड चल रहा है, और जो BRMS मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है उनका रूट मीन स्क्वायर है, तो रूट मीन स्क्वायर यानी कि BRMS ज्यादा होगा किससे? B साउंड से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BRMS ज्यादा होगा B साउंड से, तो कौन सा सही है इनमें से? ठीक है, तो हमेशा RMS ज्यादा है किससे? साउंड से। दूसरी बात क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तुमको अगर क्वेश्चन में BRMS दे दिया, क्या दे दिया? BRMS दे दिया और तुमसे वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछे, सही है, और गैस आपसे कह दे मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है या फिर एयर है, या फिर क्या है? एयर। ठीक है, तो आपके लिए गामा की वैल्यू सबकी लगाओगे, गामा की वैल्यू लगा के आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो क्वेश्चन यहां से भी ले सकता है, क्वेश्चन यहां से भी ले सकता है, ठीक है, दोनों टाइप से। हाँ सर, 1 मॉलिक्यूल गैस के लिए BA और BRMS सेम होगा क्या? 1 मोल BRMS और B एवरेज नहीं सेम होगा। देखो बेटा BRMS का फार्मूला होता है अंडर रूट 3RT अपॉन, और B एवरेज बोला आपने, B एवरेज का होता है अंडर रूट 8RT अपॉन, ठीक है, सही है, RT अपॉन पाई है, ठीक है। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? राम का मतलब है BRMS सबसे ज्यादा किसी भी गैस के लिए, ठीक है, किसी भी गैस के लिए, उससे कम B एवरेज और सबसे कम BMP, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। सर बट ये क्वेश्चन लिखा होता है ना, पूछिए कौन सा क्वेश्चन देख लो। Suppose a container is agitated by to be just one अच्छा अब देखो बच्ची जो क्वेश्चन पूछ रही है बेटा, इसमें ले लो 1 मोल नहीं है, 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। 1 मोल का मतलब तो समझ गए आप? 1 मोल का मतलब 6.023 × 10⁻23 एटम, और यहाँ पर सिर्फ एक है, क्या है? सिर्फ एक। अब बेटा देखो, अगर एक है, इसे रफ कर दूं क्या? कुछ है नहीं तो सब है, अभी भेजना सब लिखा हुआ। देखो बेटा जरा सोचना, सर मेरे पास में B एवरेज निकालना था, तो B1 + B2 + B3 + तो बेटा एक ही मॉलिक्यूल्स है, तो उसकी वेलोसिटी B मान ली, B/N एक मॉलिक्यूल्स है, हो गया। अब किसकी बात करूं मैं? BRMS क्या होता है? अंडर रूट एक मॉलिक्यूल्स है तो उसका स्क्वायर, बस, और कुछ चाहिए नहीं, बटे एक ही मॉलिक्यूल्स है तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई बेटा? तब सेम है, ठीक है। किसी वैसे अगर हमारे पास में गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो नहीं, तो इसीलिए से खत्म करो इसको, आगे बढ़ाओ, ठीक है। चलो तो वही लिखा हुआ है, hence the speed of sound in a gas is less than RMS speed of molecules, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होती है किससे? RMS, ठीक है, RMS। अब देखो कुछ वैसे तो ये जा चुका है तुम्हारे कोर्स से, फिर भी थोड़ा बहुत लिख लेना, ठीक है बेटा। ऐसा होता है जो हम लोगों का लाउडनेस होता है ना, जब तुम कभी भी तुम देखोगे कि डीजे बज रहा हो, कुछ बज रहा हो, तो उसमें ना पिच होती है, क्या होती है? पिच। और तुम लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि गर्ल्स और बॉयज की जो गर्ल्स की और बॉय की जो वॉइस होती है ना, उसमें भी चेंजमेंट होता है,
ठीक है। जो बॉय की जो वॉइस होती है वो थोड़ी भारी होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। वो भी कहाँ अंतर, उसमें भी अंतर क्या है, पिच से अंतर है, ठीक है, पिच से अंतर होता है। तो वही चीजें हैं, तो इसमें बस वही है। और हम लोग लॉर्डनेस को किससे नापते हैं, डेसिबल से। किससे नापते हैं बच्चों, डेसिबल, या फिर क्या बोलते हैं उसे, बेल, ठीक है। तुम लोगों ने जब हम लोग साउंड का काम करते हैं, साउंड देखा होगा, तो कहते हैं उसके डेसिबल इंक्रीज हो गया, ये डेसिबल क्या कर दो, डिक्रीज करो। डेसिबल बढ़ा दोगे तो, और डेसिबल हटा दोगे तो। इससे पहले मेरी क्लास में तुम सब आए थे, तो बताओ ह्यूमन बॉडी है वो कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, 20 से 20,000, चलो ठीक है। तो ये है उसके ना तार ना इसके। तो अब बेटा लॉर्डनेस का जो फार्मूला होता है ये कोर्स से हट चुका है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कोर्स से हट चुका है। आगे तो मैं तुम्हें थोड़ी जानकारी के लिए बता दिया। लॉर्डनेस होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता था बच्चों, है ही नहीं तो गायब करो। देखो पिच के बारे में, ठीक है, पिच, ठीक, इसकी जानकारी ले लो खाली, क्योंकि ये थ्योरेटिकल में पूछ सकता है। पिच क्या है, पिच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड। ए शार्प साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी, शार्प साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा जो गर्ल्स का जो आवाज होती है वो कैसी होती है, मतलब पतली होती है, ठीक है। तो पतली होगी तो उनका फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, हाई, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई। हेंस हायर पिच एंड ए ग्रेव ऑफ डल साउंड हैज लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। शार्प डल साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हायर पिच एंड ग्रेव और डल साउंड, इसका मतलब यही है कि अगर कोई आदमी धीरे बोलता है, ठीक है, या उसकी आवाज स्पष्ट नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, कम होती है, लोअर होती है। एग्जाम्पल नहीं है इसमें। अगला देखो, क्वालिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड ड्यू टू विच डिफरेंस बिटवीन टू साउंड कैन बी मेड इज क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। ए पर्टिकुलर साउंड में हैज ए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ओवरटोन अटैच्ड टू इट, ठीक है। देखो बेटा ऐसा होता है कि तुम्हारे पास में कभी कभी जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आप सब लोग भी बोलने लगो, तो सबकी आवाज मिक्स हो जाएगी, तो ना मेरी बात समझ में आएगी ना तुम्हारी बात समझ में आएगी। अब मैं बोल रहा हूँ माइक से, तुम लोग धीरे धीरे बोलो, तो मेरी आवाज तो सुनाई देगी लेकिन तुम्हारी बात सुनाई नहीं। अब दो माइक कॉमनली ऐड हो जाएंगे, एक इधर से बोले एक इधर से बोले, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, पिच का क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। वहां पर फ्रीक्वेंसी का भी क्या आ जाता है बेटा, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। दो साउंड के बीच में डिफरेंस आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुमने देखा होगा कभी कभी कि कुछ एरोप्लेन्स जाते हैं, ठीक है, और उन एरोप्लेन्स में जैसे जैसे एरोप्लेन्स आगे जाता है उसमें इस प्रकार से वेव बनते चले जाते हैं ऐसे, ठीक है। और वो जैसे जैसे पीछे देखो आगे ऐसे जा रहा है और पीछे वो इस प्रकार से तुम्हारी शंकु के आकार की वेव्स होती है, ठीक है। इन वेव्स को हम लोग बोलते हैं शॉक वेव। क्या बोलते हैं, शॉक वेव, ठीक है। तो शॉक वेव तुम्हारी क्या है, शॉक वेव है तुम्हारे पास में, if the speed of a body in air greater than the speed of sound, ठीक है। अब स्पीड ज्यादा किसकी होती है, अपने यहाँ पर एक मिसाइल है जो अभी पाकिस्तान में लॉन्च करी गई थी और उसे डिटेक्ट करना लगभग लोग बोलते हैं नामुमकिन है, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, ठीक है, भारत के पास है। वो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की जो वेलोसिटी है वो 3 से 5 मैक है, ठीक है। मैक क्या होता है बेटा, अगर किसी की 2
मैक स्पीड है, इसका मतलब 2 गुणा स्पीड ऑफ साउंड। 3 मैक है तो 3 गुणा स्पीड ऑफ साउंड। अगर मान लो किसी की 3 मैक स्पीड है, मैक स्पीड का मैक होता है, ठीक है, अभी अगले आएगा। 3 मैक है तो 3 मैक का मतलब हो गया कि 3 गुणा 330, लगभग 1 किलोमीटर 1 सेकंड में, लगभग हो गया। 3 मैक का मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर 1 सेकंड में, और उसकी उससे ज्यादा है, ठीक है। लोग कहते हैं 3 से 5 के बीच में उसकी स्पीड है, तो इसीलिए उसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि उसे डिटेक्ट करना इसलिए और मुश्किल होता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई मिसाइल एयर में हो, हवा में हो, ठीक है, हवा में होती है तब तो आदमी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर कोई भी मिसाइल पहाड़ों के बीच से चल रही हो, नहीं समझ रहे हो, जैसे इधर भी पहाड़ है उधर भी पहाड़ है, तो पहाड़ के बिल्कुल बीच से चल रही हो, पहाड़ के पास से चल रही है, तो उसे डिटेक्ट करना फिर और भी नामुमकिन हो जाता है। तो भारत जब भी पाकिस्तान पर जब अटैक करता है तो वही मिसाइलों का उपयोग करता है, ब्रह्मोस मिसाइल का। एक बार और न्यूज आई थी कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी और वो पाकिस्तान में जाके फूट भी गई, ठीक है, परीक्षण किया था खाली ऐसे ही, वैसे अटैक नहीं किया था, इससे पहले, से दूर से पहले, ठीक है। वैसे अटैक का मतलब है कि पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया था, खाली ऐसी मिसाइल छोड़ दी, उसमें बारूद नहीं था कि वहां जाके फट जाती। तो इन लोगों के समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, कभी किसी को पता ही नहीं चला। वो तो 7-8 दिन हो गए तब लोग कह रहे थे यहाँ पर कोई चीज गिरी हुई है, तो पता चला ये तो ब्रह्मोस ताकि गिर गई थी, ठीक। तो वो बहुत फास्ट है। तो सबसे पहले देखो, जब वो मिसाइलें चलती हैं तो बेटा उनसे एक शॉक वेव जनरेट होती है, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी कोई हेलीकॉप्टर जा रहा होता तो तुम कहते हो देखो उसके पीछे धुआं होता है, वो आगे आगे जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि शॉक वेव तुम्हारी तभी उत्पन्न होंगी जब किसी की स्पीड ऑफ साउंड से क्या हो। लेकिन अब तुम ऐसे देख रहे हो, तुम्हें तो लग रहा है वो तो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन तुम्हें लग रहा है ना धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वो जा बहुत तेज रहा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का मतलब मान लो अगर 1 सेकंड में वो 1 किलोमीटर जा रहा है, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, यानी कि 3 मैक उसकी स्पीड है। तो तुम्हें 1 किलोमीटर यहाँ बड़ा लग रहा है, दूर से तो तुम्हें बहुत छोटा लगेगा, तो तुम्हें लगेगा देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये चीज रहेगी। तो ये है द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, देन इट इज कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। इसीलिए उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल भी बोलते हैं हम लोग। सुपरसोनिक स्पीड सच ए बॉडी लीव बिहाइंड ए कोनिकल रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। हाई एनर्जी प्रेशर वेव, ये जो वेव्स होती है हाई एनर्जी प्रेशर वेव होती हैं। इसी में बोला गया दिस सेपरेट्स कंटिन्यूसली सच ए डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड शॉक वेव। तो ये जो पीछे ये जो वेव उत्पन्न हो रही है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग शॉक वेव बोलते हैं, शॉक वेव बोलते हैं, ठीक है। अब शॉक वेव में क्या है, जैसे बेटा यहाँ पर मेरे पास सोर्स है, सोर्स क्या है, हेलीकॉप्टर, ठीक है। मिसाइल मानो, हेलीकॉप्टर तो इतना चल ही नहीं पाता है, ठीक है। मिसाइल मानो, मिसाइल जब यहाँ से गया तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्या किया, वेव जनरेट करी। क्या जनरेट करी, वेव। जब उन्होंने वेव जनरेट करी, ऐसा पता है एक बार जापान में हुआ था, जापान ने जो बुलेट ट्रेन बनाई थी बेटा, ठीक है। बुलेट ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक, लगभग 400-450 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इंडिया के कंपेयर में तो बहुत ही ज्यादा है, और इंडिया की तो ट्रेन इतनी महान है कि मत पूछो। कल मैं आ रहा था तो मैं ट्रेन में था, तो मैंने देखा, मैंने कहा कितनी देर में पहुंच जाएगी, तो पता है मैं अच्छी खासी एक्सप्रेस में बैठा था, अच्छी खासी एक्सप्रेस थी, सही था, 70 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है। और 70 किलोमीटर डिस्टेंस में जो ट्रेन का टाइम है, एक्यूरेट जो ट्रेन का टाइम है जिसमें ट्रेन चलेगी, ठीक है, वो था 3 घंटे, 3 घंटे से भी ज्यादा था। ये हालत है इंडिया में, ठीक है, ये है। और इतनी देर में तो वो बुलेट ट्रेन यहाँ से पहुंचेगी कन्याकुमारी, जितनी ये 70 किलोमीटर चलेगी। तो मैं ये कह रहा था बेटा, तो सुनो क्या हुआ, जब बुलेट ट्रेन बनाई गई, बुलेट ट्रेन जब बनाई गई तो जैसे अपने यहाँ के तुम लोगों ने रेलवे के इंजन देखे हैं, ठीक है, ट्रेन के इंजन देखे, वो देखना बिल्कुल ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, पूरा जैसे तुम्हारा जैसे उसके शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर के शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर समझ रहे हो ना, ठीक है, रेक्टेंगुलर के शेप में होते हैं, तो वो ऐसे जाते हैं। अब जब उन्होंने देखा जो बहुत तेज स्पीड से जाती है, हमारी इंडिया में, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में बेटा जो केव्स होती है ना, जिसे हम लोग सुरंग बोलते हैं, केव्स नहीं है ज़्यादा,
ज़्यादा केव्स नहीं है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर पहाड़ों को तोड़ते हुए सुरंगें बनाई हुई हैं रेलवे के लिए, ठीक है। तो ऐसे अब जापान क्या है, जापान पूरा का पूरा देश बना हुआ है पहाड़ों पे, जापान का पूरा देश पहाड़ों पे है, तो वहाँ पर तो सुरंग ही सुरंग है। तो जब वो बुलेट ट्रेन हाई स्पीड से जाती थी, हाई स्पीड से जाती थी, जब हाई स्पीड से, तो उसमें ये शॉक वेव जनरेट हो जाती थी, और शॉक वेव का प्रेशर इतना होता था कि वो ट्रेन पलट जाती थी, इधर उधर हो जाती थी, ठीक है। तो फिर क्या करा गया, साइंटिस्ट ने सोचा ये क्या ही काम कर रहा है, फिर उन्होंने क्या किया, जो बुलेट ट्रेन था उसका पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। तुम कभी देखना जापान और चाइना की बुलेट ट्रेन, ठीक है, डिब्बा ये है, फिर ऐसे ऐसे होती है, देखना हमेशा ऐसे होती है। इंडिया की ट्रेन ऐसी नहीं होती है, इंडिया की ट्रेन इस टाइप से होती है, हमारी स्पीड ही इतनी नहीं है, ठीक है। ये इंडिया की ट्रेन ऐसे होती है उनकी। तो ऐसे करने से क्या हुआ ना, तो इसके प्रभाव को उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे कि एक्सीडेंट सारे के सारे बचते चले गए, ठीक। तो सब छोड़ो, तो शॉक वेव समझ गए। शॉक वेव तभी जनरेट होगी जब किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, किसी भी बॉडी की जो स्पीड होगी वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड होती है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद देखो आगे देखो मैं यहाँ पर, तो क्या कहा गया, द साउंड इज सो हाई दैट इट स्ट्राइक ए बिल्डिंग इट विल डैमेज, ठीक है। द साउंड, ये जो साउंड होता है जो उससे उत्पन्न होता है वो इतना ज्यादा हाई होता है कि अगर वो किसी बिल्डिंग से टकरा जाए तो बिल्डिंग भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। ये तो बहुत छोटा साउंड होता है। तुम एक बात से अनुमान लगाओ, जब तुम कभी डीजे के पीछे खड़े हो, डीजे आगे जब बज रहा हो, पीछे जब उसके बेस रहते हैं, तो अगर तुम बेस पे खड़े हो ना और तुम अगर थोड़े ढीले कपड़े पहने तो तुम्हें ये लगेगा तुम्हारे कपड़े पीछे की ओर उड़ रहे हैं, लगता नहीं लगता है? कभी खड़े होकर देखना, बहुत तेज, लेकिन कानों में कुछ लगा लेना ऐसे, ठीक है, ये लगा लेना। तो वही है, जैसे मेरा गांव में कावड़ पे डीजे आता है ना, जाते हैं लोग कावड़ पे, तो मेरे दोस्त ने बहुत तगड़ा, मैंने कि इतना तगड़ा डीजे क्यों कर रहा है, बोले अरे जितने शीशा सब तोड़ देने रास्ता में जितने। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं इधर से बरत की बात जा रहा था घर पे, तो मैंने भोजीपुरा देखा, भोजीपुरा पड़ता है ना, छोटा सा शहर है, वहाँ मैंने देखा तो मार बजाया बड़ा धुआंधार। तो मैंने जल्दी से दुकान पे गए, जान पहचान दुकान, मैंने भैया रुई दी जरा, उसने रुई दी, मैंने कानों में पहले ठूंसी रुई, ठीक है। तो वो एक वो आता है भगवत वाला कोई मफरल था, वो मैंने ऐसे लपेटा जैसे कि रुई ना देखें बस, है ना। फिर मैं अपने दोस्त के लिए गया, मैंने कि क्यों रे तू बहरा हो जाएगा इतना तेज में, बोले टेंशन मत ले, मैंने खुद रुई लगा रखी है, बहरी हुए दुनिया, ठीक है। बहुत अच्छी ये सिस्टम सही है। फिर हाँ, मेरे से कहा तू भी लगा ले, नहीं तो तू हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब तुम ठीक रहो, दुनिया को बहरा कर दो। तो देखो सबसे पहले तो बेटा उसका जो साउंड का इफेक्ट होता है वो बहुत तेज होता है। तुमने देखा होगा कभी कभी शीशे टूट जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ये मान लो कोई मिसाइल किसी बिल्डिंग के बराबर से गुजर गई तो वो बिल्डिंग को तो डैमेज कर देगी, इतनी ज्यादा सुपरसोनिक उसमें पावर होती है। तो ये हो गया सुपरसोनिक स्पीड मेजर होती है किसमें बेटा, मैक नंबर में। किसमें, मैक नंबर। तो मैक नंबर मैंने बताया तुम्हें, मैक नंबर तुम्हारा ये होता क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग सोर्स, जो इस सोर्स मूव कर रहा है इनटू स्पीड ऑफ सोर्स। तो अगर मैं इसके अंदर देखो स्पीड ऑफ मूविंग सोर्स लूं, स्पीड ऑफ मूविंग सोर्स, तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मैक नंबर को मान लो मैं n इनटू स्पीड ऑफ साउंड। यही तो मैं तुमसे अभी बोल रहा था, ठीक है, कि मैंने तुमसे कहा मान लो किसी चीज की मैक नंबर 5 है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो 5 इनटू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये मेरा मैक नंबर होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्लेन प्रोपोगेशन हार्मोनिक वेव, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने बात करी थी, एक तुम्हारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव थी और दूसरी कौन सी थी, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अभी मैं मान लो ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ।
कोई वेव होती है वो इस प्रकार से चलती है। सबसे पहले तो वेव की क्वालिटी जाओ, यहाँ पर वेव की कोई भी वेव है वो इस प्रकार से चलती है। पहली बात ये है जो वेव होती है वो जो ये कौन सी, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है नॉन मैकेनिकल, ठीक है। अगर मैं अभी बात मैकेनिकल वेव की कर रहा हूँ, मैकेनिकल वेव में जैसे स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव का मतलब ये हो गया कि मान लो मैंने रस्सी वहां से बांधी और अपने हाथ में पकड़ ली, अब उस रस्सी को मैं आगे पीछे ऐसे घुमाऊं तो उस रस्सी के अंदर इस प्रकार से क्या उत्पन्न हो जाएंगी, वेव्स उत्पन्न हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से वेव उत्पन्न हो जाएंगी। अब तुम जरा सोचना, सबसे पहले अपना दिमाग लगाओ, एक बार सोचना, एक बात सोचो सर, इससे पहले रस्सी ये सीधी थी, ये सीधी रस्सी थी, इस रस्सी में कितने पार्टिकल्स थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, इन्फिनिटी, कितने थे। अब तुम कहोगे इनफाइनाइट पार्टिकल्स कैसे होंगे, ये देखो तुम लोगों ने ये पढ़ा है, ये होता है जीरो, जिसे बोलते हैं हम लोग ओरिजिन या मूल बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर कहीं मेरा एक होगा, मान लो सेंटीमीटर है, यहाँ पर कहीं क्या होगा बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना मान लिया। मुझे बताओ इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। अगर मैं इस वाले पॉइंट को लिखूंगा, इस वाले को, तो क्या लिखूंगा 1.1 लिखूंगा। अब देखो 1 से लेके 1.1 के बीच की दूरी यही तो है बच्चों, ये दूरी है। अब तुमसे कहा जाए बताओ इस दूरी के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो इन्फिनिटी। कैसे, जरा सोचो सर, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी ये पॉइंट होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इससे बड़ा है और इससे, ये बात समझ आ रही है। अरे बेटा यहाँ 1.1 होता तो 1.16 इससे बड़ा होगा ना, अभी तो छोटा है। अच्छा ये पॉइंट भी इसके बीच में होगा, कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी इसके बीच में होगा, ये भी इसके बीच में होगा नहीं होगा। और ऐसे अगर मैं 100 पॉइंट और लिख दूं, उसके बाद 5 लिख दूं, तो ये भी तो इसी के बीच में होगा, ठीक है। ऐसे मैं 1000 लिख दूं, वो भी तो इसी के बीच में होगा। तो ऐसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि किसी भी पॉइंट के बीच में, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में भी कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था। तो अब तुम समझो कि तुम्हारे पास में एक वेव है, इस वेव में यहां से लेके यहां तक कितने पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। पार्टिकल्स की संख्या नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब सोचना, अगर तुम्हारे पास में एक पार्टिकल कोई यहां पर है, कोई भी पार्टिकल यहां पर एक है, उस पार्टिकल को तुमने मान लिया, उसकी जो डिस्टेंस है यहां से कितनी मान ली बेटा, x मान ली। ये पार्टिकल पहले यहां था, जब तुमने एनर्जी दी तो ये पार्टिकल ऊपर उड़ना स्टार्ट हुआ, यहां पहुंच गया, कभी और भी ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा वैसे ही। क्यों? क्योंकि जब ये वेव, अभी तो मैंने इस वेव का तुमको फोटो खींच के दिखा दिया है, जैसे मान लो मैंने फोटो खींचा और तुमको इस प्रकार से दिखा रखा है, ठीक है, फोटो खींचा तुमको इस प्रकार से दिखा रखा है। अब जरा सोचना, ये पार्टिकल बेटा ऊपर जाएगा और कहां जाएगा, क्या अपनी पोजीशन चेंज करेगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अगर पोजीशन चेंज ये पार्टिकल नहीं करेगा तो हम ये बोलेंगे ये पार्टिकल हमेशा यहीं पर रहना है, ठीक है। पर हेडिंग डालना,
बात है बहुत। तुम लोगों के टेस्ट में तो कतई भैया इतने नंबर आए कि जब मौसम उठना है हैं क्या बच्चों। अरे सही मानियो बहुत सरल पेपर, बहुत सरल, सही बता रहा हूँ। ये बोले कि वो पेपर दे दियो सर जी, मैंने कि इकल्लो, बोले हाँ, तो मैंने मन में सोची मैंने इकल्लो दे दो तुम्हारे नंबर ना बंगे तो यो चार, क्योंकि तुम लोग जिस हिसाब से फिजिक्स करते हो, तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ मैं पेपर दे दे रहा हूँ इकल्ला, बोल दे दो। तो मैंने कहा कतई हिंदी में हो इंग्लिश में, मैंने पेपर दे दिया, दोनों में था, क्वेश्चन अलग अलग थे लेकिन टफ कौन सा था? नहीं टफ था क्या? टफ नहीं था, टफ नहीं था। तो पेपर मैंने उन्हें भेज दिया, पेपर टफ नहीं था, बहुत सरल पेपर था बेटा, ठीक है। और हिंदी वाला भी सरल था, लेकिन इंग्लिश का पेपर किसी और सब्जेक्ट का था, हिंदी का किसी और का था। सब्जेक्ट का टॉपिक चैप्टर ऐसा था। अरे जिसने हिंदी में दिया उसने हिंदी में दिया, जिसने इंग्लिश में दिया उसने इंग्लिश में दिया। सपने की दोनों कर दिया होगा कि सबने हिंदी में दिया कि सबने इंग्लिश में दिया? सबने इंग्लिश में दिया। अच्छा ऐसा भी था। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें। क्या हो रहा है इसमें? क्या ये आंसर सबने बोला होगा? हाँ हम तो समझ रहे हैं। ऊपर से वो चिपका देखो बच्चों, ये तुम्हें स्ट्रिंग दिख रही है, ठीक है। अगर तुम एनर्जी दोगे तो टकराने के बाद में वापस ये आएगी, तो ये इस प्रकार से चलेगी। अब तुम कोई भी एक पॉइंट मान लो, मैंने ये तो नहीं कहा बेटा कि यहाँ पर जो भी रस्सी है मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रस्सी है, तो रस्सी का पार्ट यहाँ से उठ के अगले पहुंच जाएगा। रस्सी का पार्ट तो उठ के नहीं जा रहा है ना, यानी कि रस्सी का जो मटेरियल है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। रस्सी का मटेरियल ट्रांसफर नहीं, रस्सी की सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी। अब मैं कहूँ बेटा बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की रस्सी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर पार्टिकल्स होंगे। तो सारे की सारे पार्टिकल, जो पार्टिकल हैं सारे पार्टिकल आगे पीछे इस प्रकार से क्या कर रहे हैं बेटा? मूव कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा इनफाइनाइट पार्टिकल है। अब जरा तुम समझना, ये तुमने देख लिया। अगर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब तुम देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो कोई एक पार्टिकल बेटा यहाँ पर भी होगा। ये पार्टिकल देखो ऊपर जा रहा था और कहाँ जा रहा था? बार बार ऊपर नीचे जा रहा था। क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं। ऐसे ही एक पार्टिकल यहाँ भी होगा, वो भी कहाँ जा रहा है बच्चों? ऊपर, और वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे कितने पार्टिकल हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और अपनी एक्सिस के अलोंग। अरे बीच वाली एक्सिस क्या है? यही तो बीच वाली एक्सिस है,
इस एक्सिस के अलाउंग इनफाइनाइट पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल लेकिन अपनी पोजीशन चेंज, अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखो बेटा एसएचएम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एसएचएम सिंपल हार्मोनिक। एसएचएम क्या था? कोई भी पार्टिकल बार बार अपने पाथ को क्या करे? रिटेन करे, बार बार अपने पाथ को क्या करे? रिटेन, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? एसएचएम। एक बार देखो बेटा, अगर मैं पेंडुलम का ही एग्जांपल लूं, पेंडुलम को यहाँ लाके छोड़ दिया, ये इसकी क्या है बेटा? मीन पोजीशन। ये इसकी क्या है? ये बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया बेटा स्प्रिंग। क्या लिया? मान लो अभी स्प्रिंग बेचारा ऐसे है, रुका हुआ है, तो यही इसकी क्या है बच्चों? मीन पोजीशन। इसे तुमने पकड़ के खींचा और छोड़ दिया, तो ये आगे जा रहा है और कहाँ जा रहा है? पीछे। बार बार अपने पाथ को रिटेन कर रहा है इसके थ्रू। इसी प्रकार से सोचना, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है और कहाँ जा रहा है? और बार बार अपने पाथ को रिटेन कर रहा है, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा? ऐसे क्या कर रहा होगा? ऐसे। इसमें कितने पार्टिकल हैं? तो इनफाइनाइट पार्टिकल ऊपर नीचे आ रहे जा रहे हैं, तो कितने पार्टिकल ऐसे जम कर रहे हैं? इनफाइनाइट। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास में एक वेव चल रही है, मेरी बात समझो, कोई भी क्या चल रही है बेटा? वेव। अगर कोई वेव चल रही है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? नीचे। यानी कि उसके अंदर कितने एसएचएम हो रहे हैं एक साथ? इनफाइनाइट एसएचएम, ठीक है। इनफाइनाइट उसके अंदर क्या हो रहे हैं? एसएचएम। अब मैंने तुमसे कहा सर मुझे इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या होगी? बेटा मैंने कहा मान लो यहाँ से लेके, अभी मैं सिर्फ इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, इस पार्टिकल की मैंने इक्वेशन क्या मानी? वो डिस्टेंस मानी यहाँ से x। मान लो मूल बिंदु से मैंने कितनी मानी है? x। अगर x डिस्टेंस मानी है तो मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस पार्टिकल की मैं बात करूँ एसएचएम की, पूरी वेव की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? पार्टिकल। तो इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है, kx प्लस फाइव, ठीक है। देखो इससे पहले जब हम लोग एसएचएम पढ़ते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो इक्वेशन होती थी y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। अब यहाँ पर a sin ओमेगा t प्लस फाइव लेता था मैं। फाइव क्या होता था बेटा? फेज डिफरेंस। लेकिन इसमें साथ में क्या लिया? kx। क्या लिया? kx का मतलब क्या है? kx का मतलब ये है बेटा, अगर ये x डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो डिस्टेंस लगा दूंगा, तो मुझे इस पार्टिकल का वेग पता चल गई। अगर मान लो मैं कोई और पार्टिकल कहूँ यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लगा दूंगा, तो इस पार्टिकल की पता चल गई। तो मैं ऐसे, अगर मुझे कोई डिस्टेंस दे देगा कि बताओ उस डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है, उस डिस्टेंस पर क्या है? पार्टिकल, तो उसकी इक्वेशन कितनी होगी? तो हम इस प्रकार से इसमें निकाल सकते हैं। एक बार जरा देखना, रुको अभी। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग यहाँ कहें तो अभी मैंने तुमसे बोला y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस, ठीक है। यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस, ऐसा नहीं है, यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है। और बेटा अभी मैं बता दूंगा इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये भी तुमको समझा दूंगा। सर ये होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये हो गया, ये हो गया। तो ओमेगा क्या है? एंगुलर कोणीय वेग, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा के क्या होता है बेटा? वेव नंबर। के क्या है तुम्हारा? वेव नंबर है। के तुम्हारा वेव नंबर है। पहले हेडिंग डाल दिया, ये हेडिंग डालो, ये लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ तुमको।
लिख लिया? अब देखो बेटा ऐसा है, हम लोगों ने ये मेरी वेव हो गई। बेटा अगर हम लोग y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई लिखेंगे तो ये किसी एक पार्टिकल का SHM हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जब SHM पढ़ा ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ते थे, तो वहां पर बेटा हमारा सिर्फ एक ही पार्टिकल होता था। जैसे हमारा कोई मास है और वो मास स्प्रिंग में अटैच्ड है, तो वह आगे पीछे जा रहा है, एक ही पार्टिकल है खाली, तो हम लोग उसके लिए सिर्फ लगाते थे y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ऐसी एक वेव है जो इस प्रकार से चल रही है। अगर वेव इस प्रकार से चल रही है तो बेटा मैंने कहा था अभी आपसे, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। अब मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी डिस्टेंस क्या है x, तो उसका जो SHM होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर अब x आ गया, ठीक है, इस पार्टिकल के लिए। तो इक्वेशन ये हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पर कहीं पर मेरा होता, ये डिस्टेंस मेरी होती मान लो x डैश, ठीक है, और ये पार्टिकल पे तो बेटा ऊपर नीचे जा रहा है, आ रहा है, तो इस पार्टिकल के लिए SHM इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम लोग, x डैश लगा देते हैं, ठीक है, तो वो आता है। तो ये यहाँ पर ये वेव के लिए है, वो तुम्हारा सिर्फ एक पार्टिकल के SHM के लिए। अब देखो बेटा ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई t, और बेटा k बराबर होता है 2 पाई बाई, ठीक है, k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई t। अगर हम लोग यहाँ पर लिखें y इक्वल टू a sin ओमेगा की जगह हमने लिखा 2 पाई बाई t, देखो ओमेगा की जगह क्या लिखा 2 पाई बाई t, और चाहे प्लस माइनस लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। k की जगह लिख दिया 2 पाई बाई लैम्डा प्लस माइनस, इन दोनों में देखो जाए, अगर दोनों में फाई तो क्या है बेटा मेरा फेज डिफरेंस, फाई क्या है मेरा फेज डिफरेंस, ठीक है, तो फेज डिफरेंस है तो उससे खत्म। अगर मैं इन दोनों में देखना a sin, अगर इन दोनों में मैं 2 पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा t अपॉन t, ठीक है, प्लस माइनस 1 अपॉन x रहेगा, अच्छा ये x रहेगा, तो x अपॉन लैम्डा प्लस माइनस क्या बचेगा बेटा 5, प्लस माइनस 5 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस 5। तो हम लोग अगर इक्वेशन को लिख लेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें हम लोग जो इक्वेशन को लिख रहे हैं और तुमको बेटा इस प्रकार से 2 पाई बाहर लिया हुआ है, तो हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करके t क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, लैम्डा क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। ये वेवलेंथ किसकी है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की है, उस पर्टिकुलर किसकी है, पार्टिकल की, जो कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। कहाँ पर है, x डिस्टेंस पर है। फाई क्या हो जाएगा उसका, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना थोड़ा होता है, फिर और लेवल है। बता लिया। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, मुझे रिलेशन बताना, तुम लोग कितने बताएंगे, बी लैम्डा और टी का रिलेशन क्या होता है, बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ठीक है, मैंने बताया था तुम लोगों को, ठीक है। देखो अगर मैं लिखूंगा बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन, हो गया, अगर मैं b इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, अगर मैं यहाँ से 1/t ऐसे ही रहने दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन, सही है, b अपॉन, तो मैं अगर यहाँ पर 1/t की जगह, 1/t की जगह देखना y इक्वल टू a sin 2 पाई ऐसे ही, ठीक है, ये क्या है t स्मॉल t, 1/t की जगह क्या रख दिया, b अपॉन लैम्डा प्लस माइनस x अपॉन लैम्डा प्लस माइनस 5। अब देखो a sin, मैंने क्या दिया, लैम्डा यहाँ लैम्डा
दोनों को क्या कर दिया 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ क्या बचा बच्चों बी टी, और यहाँ क्या बचा x प्लस माइनस 5 प्लस माइनस। अब अगर हम लिखना चाहें तो 2 पाई बाई लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ इक्वेशन ये भी आ गई, इक्वेशन ये भी आ गई, ठीक है। तो a बाई इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा बी टी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 5। एक बात और याद रखो, यहाँ पर जो ये b है ना वो पता है जो वो पार्टिकल है उस पार्टिकल की क्या है वेलोसिटी। अभी तक मैंने वेव की बात ही नहीं करी है, ये ध्यान रखना, अभी मैंने वेव की बात नहीं करी है। सब क्या चल रहा है अभी पार्टिकल चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है पार्टिकल, क्योंकि वेव की वेलोसिटी ओमेगा अपॉन k होती है। बीच कर दो नहीं ये बड़ी वेव है, वेव क्यों है बीच कर दो। दोनों की बात होती है, अभी बताओ। वो तो ओनली फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई 2 पाई बाई न्यू 2 पाई बाई न्यू बेटा, बस थोड़ा सा ये से टाइम पीरियड कैपिटल टी और एक टाइम स्मॉल टी, दोनों में क्या अंतर है? कभी वही अंतर है। अगर एंगुलर स्पीड पूछता है तो वो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का दोनों को मिला सकते ओमेगा लगा 2 पाई तो 1 टाइम और ये ओमेगा हो गया जब हम लोग वेलोसिटी के टर्म्स में लेते हैं। अगर आपसे कोई भी एंगल चलने के लिए बोले तो एंगल अगर एंगल चल रहा है 1 सेकंड में बोलेगा 2 एंगल, और अगर आपको कोई लार्ज एंगल तो वहाँ पर हो जाएगा एंगल इसे हम लोग टाइम पीरियड बताते हैं और उसमें ये टाइम और ये देखो बच्चों ये बता लिया सही। देखो एक बात सोचो, फिर से इस चीज पे ध्यान देना है। मैंने अभी बोला y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी के एक्स प्लस माइनस, चाहे सब में लगा दो चाहे रहने दो, ठीक है।
वो मैं तुमको बाद में बता रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा 2 पाई बाई टी, ये याद रखना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। बस मैंने क्या कर लिया, ये दोनों वैल्यू ही उठा के यहाँ पर रखी हुई है बस। बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह बस खाली 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस माइनस। अब इन दोनों में एक चीज याद रखो बच्चों, अगर मान लो मेरे पास में कोई वेव है, कोई भी वेव अगर इधर बढ़ रही है, ठीक है, सोचना इस डायरेक्शन को अगर तुमने x माना है, क्या माना है x, तो यहां पर क्या है x, ठीक है। अगर यहीं पर कोई वेव ऐसे चल रही होती है, ये किस्म चल रही है बाई में, तो यहाँ क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। जेड में चल रही होती तो यहाँ क्या होता है जेड, ये बात सही है। दूसरी चीज ध्यान रखो, अगर वेव बेटा पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, किसमें है पॉजिटिव, अभी वेव अगर इधर चल रही है, वेव इधर की ओर मूव कर रही है, ठीक है, वेव इधर मूव कर रही है, तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए जो इक्वेशन हो जाएगी, पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए y इक्वल टू ए साइन, मैं इस ये लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ए साइन माइनस ओमेगा टी, ठीक है बेटा। अगर डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन में, अगर वेव प्लस डायरेक्शन में चल रही है, वेव कहां चल रही है प्लस डायरेक्शन में, यदि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है या पॉजिटिव एच डायरेक्शन में चल रही है, तो ओमेगा टी या के एक्स डिफरेंट साइन के होते हैं बेटा, डिफरेंट साइन के होते हैं, मतलब समझ रहे हो। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कर रहा है, या तो ये प्लस होगा तो ये किसका होगा माइनस, और ये माइनस और ये प्लस का होगा तो ये मैंने दोनों में दे दिया बेटा। इधर मैंने इधर प्लस कर दिया तो इधर माइनस, और इधर मैंने माइनस कर दिया तो इधर, तो इसका मतलब है जो वेव है वो कैसी डायरेक्शन चल रही है प्लस एक्स डायरेक्शन। अगर ये नेगेटिव एक्स में चल रही होती, नेगेटिव एक्स मतलब इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर चलेगी, तो यदि वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगी तो ओमेगा टी या के एक्स सेम साइन के होंगे, ठीक है। अब सेम साइन का मतलब होंगे, ठीक है, होंगे। सेम साइन का मतलब क्या है देखो बेटा, बाई इक्वल टू ए साइन, अगर ये प्लस है तो ये भी किसका होगा प्लस का, और यदि ये माइनस का है तो ये भी किसका होगा माइनस, समझ आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे तो ये है तुम्हारी प्लस डायरेक्शन में, ये किसमें चल रही है माइनस डायरेक्शन, ठीक, इतना होता है ना, चलिए बता। बता दिया
लिखा हुआ है इस पे, तो मैं भेज दूंगा। चलो खत्म कर दो उसको, ठीक है। खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ए फिर से सर बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये था सही है। अगर बेटा मैं ओमेगा को कॉमन लूं तो के को कॉमन लूं, देखना के को क्या लिया, के को अगर मैं बाहर निकालूं, के को बाहर निकालूं तो क्या यहाँ के है? नहीं है ना के, तो के कहाँ जाएगा? नीचे, और यहाँ से कॉमन लिया तो सिर्फ क्या रहेगा? एक्स, ठीक है। अच्छा फाई को खत्म करो, हटाओ फाई बार बार, फाई मान लो है ही नहीं, फेज डिफरेंस मान लो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा बी इक्वल टू एक फार्मूला होता है ओमेगा अपॉन, जो ये बी होती है ना, बी होती है वेव वेलोसिटी, वेव की, जो वेव मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी। तो हम लोग, मैंने इससे पहले भी तुमको लिखवाया था, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, बी टी प्लस यहां पर क्या बचा सिर्फ एक्स, ठीक है। यहां पर क्या बचा? एक्स बचा, इससे पहले लिखवाया था। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये जो बी होती है, ये बी होती है हमारी, जो भी हमारी वेव है जो आगे या पीछे। अब देखो ये दोनों किसके हैं बच्चों? अरे दोनों प्लस के हैं, यानी कि वेव किधर जा रही है? माइनस एक्स डायरेक्शन। कहाँ जा रही है? माइनस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वेव क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये सब टेंट हमें लग रहा है कोई सामूहिक विवाह होगा, उसका होगा जैसे परसों है, परसों में सामूहिक विवाह सही है, 12 छुट्टी चाहिए। छुट्टी पूरे दिन विवाह नहीं होंगे। अच्छा पिछले साल भी होते तुमको उधर दावत मिलेगी तुमको। इसलिए हमारा हुआ था बहुत बड़ा भंडारा चला, ठीक है ना। बता लिया। देखो बेटा ए, मान लो फेज डिफरेंस है ही नहीं, मान लो फेज डिफरेंस नहीं है, तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो यही तो बन जाएगी, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के। अब देखना
ए, फिर देखो समझो सर, वेव ऐसे चल रही थी, यस सर। मैंने एक फिक्स पार्टिकल मान लिया। मान लो एक पार्टिकल बेचारा यहाँ है जिसकी यहाँ से दूरी कितनी है x, जिसकी यहाँ से कितनी दूरी है, कोई पार्टिकल यहाँ है जिसकी दूरी कितनी है x। अब ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे क्या करता रहता है, मूव करेगा, एसएचएम करेगा। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, बोलो होगी नहीं होगी? Yes, sir. इस पार्ट ये x हमेशा सेम है, क्या x चेंज हो जाएगी? ऐसा थोड़ा ये पार्टिकल उठ के इधर पहुंच जाएगा, किधर पहुंच जाएगा, x क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी? अगर हम क्या करें, बाई क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट कम, यहाँ हो गया तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो अगर हम लोगों ने बाई इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन किया, किसके टर्म में, टाइम के टर्म में, तो ए ऐसे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के। सबसे पहले तो साइन का होगा बच्चों, कॉस ओमेगा टी माइनस, अब किसके रिस्पेक्ट में किया है, टी के, तो टी के साथ में क्या है, ओमेगा। टी के साथ में ओमेगा है तो यहाँ तो रह जाएगा फिर माइनस, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का होता है बेटा 0। तो ओमेगा को अगर मैं अगले लाऊं तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस, ये क्या आ गई तुम्हारी वेलोसिटी, ये किसकी है, पार्टिकल। किसकी है, जो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, जो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, उस पार्टिकल की वेलोसिटी का फार्मूला है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के। ग्रुप में ये पीडीएफ मैंने भेज दी तुम लोग, ठीक है, ये फार्मूला है। उसके बाद चलो पहले क्वेश्चन करो, ये हटा फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करना, द इक्वेशन ऑफ वेव द इक्वेशन ऑफ ए, क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन करो बच्चों। सही तो बहुत सारा क्वेश्चन है।
तुम लोग कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर कर ली, क्या पूछो, कंपेयर ए। अब कंपेयर कैसे करोगे सर जी, हमसे कंपेयर नहीं करोगे, देखो ये गुणा कर लो 0.05 बेटा, इसकी जब इससे गुणा करोगे तो 2 से कटेगा 5 पाई x, ठीक है, 2 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 20 पाई t माइनस पाई y। अब आ गया समझ में। अब देखो इसकी कंपेयर करो, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा टी वाला क्या है माइनस, ये किस में बच्चों प्लस में, के एक्स प्लस माइनस 5, ठीक है। अब देखो बच्चों, अच्छा इसमें एक्सेलरेशन भी पूछा, चलो एक्सेलरेशन निकाल देंगे। देखो बच्चों अब अगर लोग कंपेयर करें इसकी, तो ए ये है ये, तो ए की वैल्यू क्या है 0.05 मीटर, ठीक है सर। ओमेगा यहाँ ओमेगा ये है, यहाँ पर ओमेगा अरे टी के साथ वाला ही तो है, तो ये क्या हो गया 20 पाई, क्या हो गया। उसके बाद में के, देखो के की वैल्यू कितनी है 5 पाई। अब सबसे पहले क्या निकालना है हमको, वेवलेंथ। वेवलेंथ बेटा के बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा बराबर होगा 2 पाई बाई के, तो 2 पाई ऐसे ही, के की वैल्यू 5 पाई, पाई से 5 चौक 0 हो गया। उसके बाद में क्या पूछा बेटा फ्रीक्वेंसी, क्या पूछा फ्रीक्वेंसी, तो देखो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी है 20 पाई, ठीक है, अपॉन 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 10 हर्ट्ज 10। फिर क्या पूछी बेटा वेव वेलोसिटी, देखना पार्टिकल वेलोसिटी नहीं पूछी, क्या पूछी है वेव वेलोसिटी। अभी मैं बताया था v बराबर क्या होता है ओमेगा अपॉन, ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी है, ओमेगा की वैल्यू देखो 20 पाई, और k की वैल्यू 5 पाई, पाई से पाई कट गया, क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर, ये चीज आ गई, सही है। तो देखो वही चीज है, हमने गुणा भाग करके जब कंपेयर करा तो हमारी सारी चीजें निकलते हुए आ गई। उसके बाद समझ आ रहा है, हाँ आपने तो बोला फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, हाँ, तो हमने इसमें न्यू क्यों निकाला, फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है घूमने वाली, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये यहाँ पर ये ओमेगा क्या दे रखा है, हम बता देंगे तुमको, ठीक है बता देंगे। अभी हमारा दिमाग थोड़ा कंट्रोल में नहीं, इसलिए हम नहीं बता पा रहे थे, नहीं समझा नहीं पा रहे, ठीक से हो गया, बता लिया। चलो अगले बढ़ेंगे। जी रात हमने सफर किया था, रात में सफर किया तो पूरी रात के जगह हुए हैं, और दिन में हमें दिन भर पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं पूरे दिन, तो इसलिए दिमाग क्या कुछ नहीं कर कुछ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है दिमाग। बताएं अगले, बताएं अगले पढ़ें सबसे। अब देखो बेटा तुमसे पूछा गया था पार्टिकल वेलोसिटी, क्या पूछा गया पार्टिकल वेलोसिटी, उसके बाद में क्या पूछा गया ऐसे। देखो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए मैंने अभी फार्मूला बताया था तुम्हें, ठीक है, इसको खत्म कर दूं मैं, इसको खत्म करूं, चलो खत्म करना बच्चों है। ये देखो अभी मैंने बताया था बेटा, तुम बोले मुझे पार्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या बोले थे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस। अब लेकिन यहाँ पर सर जी माइनस में तो ये है, तो ये माइनस में है, ये किस में है प्लस में, इतना समझ में आ गया। अब देखो ए की वैल्यू सर जी कितनी है यहाँ पर 0.05, ओमेगा की वैल्यू अभी कितनी थी 20 पाई ना, 20 पाई, यहाँ क्या आ गया कॉस। अब देखो माइनस ओमेगा टी, ओमेगा कितना था 20 पाई, और बेटा देखो टी की वैल्यू कितनी दे रखी है
बस यहाँ मल्टीप्लाई करो 0.05, ठीक है, प्लस बेटा k की वैल्यू कितनी निकल के आई थी अभी 5 पाई, x की वैल्यू देखो बेटा कितनी है 0.5, ठीक है, प्लस हाइट कितना है बेटा -π/4, कितना है -π/4, सही है। अब देखो अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 1, 20 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खाली पाई हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 1 आ जाएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो आंसर बचा खाली यहाँ पर ये ले लेगा, देखो cos यहाँ क्या होगा बेटा खाली -5, ठीक है। इसकी इससे गुणा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 5/2 पाई -π/, ये सही है, इतना समझ में आ गया। अब देखो पाई ऐसे ही सर जी, कॉस ऐसे ही, यहाँ पर सब में एलसीएम क्या ले लूं मैं 4, क्या यहाँ 4 है नहीं है, तो माइनस का यहाँ है नहीं है, तो 10 पाई माइनस ये हो गया, तो देखो पाई कॉस, सर जी 10 में से कितने गए 5, तो कितने बचे 5 पाई/4। अब जब देखो 5 पाई/4 किसका मान होता है ये भी तो निकालना है, तो देखो 5 ऐसे ही, पाई कितना होता है बेटा 180/4 से ये कट जाएंगे क्या, कितना आएगा 45 × 90, ये हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 25 5 20 और 2 225 आ गया। अब सर जी 225 को अगर हम लोग लिखें तो 180 प्लस 45, देखो 225 ही तो लिखेंगे, तो हम लोग अगर चाहें पाई ऐसे ही इसको लिखेंगे 180 प्लस 45, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था आर सिल्वर टी कॉफी, 180 प्लस कौन से कोऑर्डिनेशन में, थर्ड कोऑर्डिनेशन, इसमें थर्ड में, फर्स्ट में 0 से 90, सेकंड में 90 से 180, फिर 180, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था इसमें, अगर थोड़ा बहुत याद है, आर सिल्वर, इसमें कौन कौन से प्लस के, tan का उल्टा cot, tan का उल्टा, तो सबसे पहले तो ये कि ये होंगे किसका माइनस का, किसका होगा ये वैल्यू बेटा माइनस की होगी, ठीक है। क्या 180 वाले चेंज होंगे नहीं, 90 और 270 चेंज होते थे, स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, तो यहाँ क्या हो गया cos 45, cos 45 का मान बोलो 1/√2, ये आंसर आ गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल -π/√2। ठीक है, अच्छा -π/√2, कल कितनी तारीख है 11, कल हम लोग बैठे रहो पढ़े, थोड़ी देर चलो। जैसे हमारा ये क्वेश्चन हो ही गया, तो देखो सबसे पहले तो जैसे हम लोगों ने इसकी बात करी थी, ठीक है बच्चा लोग, जैसे हमने इसकी बात करी, तो देखो ये जो चीज़ है मैं तुमसे कहा छोटी चीज़ है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, अगर मान लो तुम्हारे पेपर में ये चीज़ आ जाती, तो पेपर में ये आ जाती, फिर हम लोग क्या करते, अगर तुम्हारे ये चीज़ पेपर में होती
तो अगर हम लोग सर यहाँ तक तो पहुँच गए और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ क्या होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बेसिकली हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसके बाद? देखो जैसे मान लो ये है, तुमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ क्या लिखना है बेटा, वेव। इक्वेशन ऑफ क्या लिखनी है? अब सोचो हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ वेव को कैसे लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव को सबसे पहले ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तुमको कितनी दे रखी है बेटा? 0.2। तुम्हें पता है एक लैम्डा क्या होता है? एक लैम्डे का मतलब है यहाँ से कोई भी चीज गई, यहाँ से कोई चीज ऐसे जाए और वापस यहीं तक आ जाए, तो ये मेरी डिस्टेंस क्या कहलाती है? लैम्डा। क्या कहलाती है? लैम्डा। तो ये एक लैम्डा और ये 2 लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई? 2.5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? 2.5 लैम्डा। देखो बच्चों 2.5 लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? बोलो, लैम्डा की वैल्यू 0.2 अपॉन 2.2 से, तो लैम्डा का मान ही कितना है? 2/25। ज्यादा अजीब नहीं आ रहा है, 2/25। ठीक है, देखो 2.5 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 2.5 लैम्डा, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता था बेटा 5/2 लैम्डा। 5/2 लैम्डा इतना है, तो लैम्डा का मान 0.4/5 सही वही आ रहा है, 2/25। लैम्डा का मान कितना है? 2/25। ठीक है, करना क्वेश्चन। ठीक है, कल बोलते हैं, कल मेरी ठीक, कल करेंगे क्वेश्चंस, और कल जरूर